चंद भाटिया को 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। 22 जून 1858 को इन्हें जुगवाल फांसी दी गई थी। इस कारण से इन्हें पहला फांसी वार राजस्थान में पहला व्यक्ति से फांसी दी गई थी अमरचंद भाटिया। राजस्थान में सबसे छोटा व्यक्ति से फांसी दी गई थी हेमू। गुड मॉर्निंग। बंद करो को भी। अरे यार ये बावड़ा कौन सा है ये? चौहान वंश की स्थापना किसने बंद कर चौहान वंश की स्थापना किसने की? किसने की? कब की थी? 551। एसी नहीं चल रहा आज। कब की थी? कहां पे की थी? साबर। कहां पे? राजधानी आई छत्रपुर। राजधानी वर्तमान नाम देवी कौन सी? शाकंभरी। देवी कौन सी? कहां पर है? साबर। कहां पर? सांबर के चौहानों की चौहान वंश का आदि पुरुष कौन है? आदि पुरुष झील कौन सी? सांबर। झील कौन सी? जानकारी कौन सा शिलालेख? कौन सा? कहां से मिला? भीलवाड़ा। कहां से? कौन सा मंदिर? कौन सा? कब मिला? 1170। कब मिला? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। चौहानों की उत्पत्ति समर्थन किसने? दशरथ शर्मा। 2 कितने समर्थन? कितने? 2। नंबर 1 दशरथ शर्मा। नंबर 1। नंबर 2 न्यामत खां। नंबर 2 दशरथ शर्मा की कौन सी पुस्तक? कौन सी? न्यामत खां की कायम का रासो। न्यामत खां की बिजोलिया शिलालेख में दिल्ली को ऊपर माल को बिजोलिया को बीनमाल को जालोर को चौहान वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? मंदिर कौन सा बनवाया? हर्षनाथ जी। मंदिर कौन सा? कहां पर? रेवासा। कहां पर? चंदन राज की पत्नी कौन? रुद्रानी। पत्नी कौन? कितने दीपक? कौन सी झील? बागपति राज के कितने बेटे? कितने? नंबर 1। नंबर 2 लक्ष्मण देव कहाँ गया? कब गया? नाडौल में चौहान वंश की नींव किसने रखी? लक्ष्मण देव। किसने? कब रखी? 960। कब रखी? 960। कब रखी? विग्रह राजद्वितीय की कितनी उपाधि? 3। कितनी? नंबर 1। नंबर 2 मतंगा शासक। नंबर 2। नंबर 3 खुर्र जोधकार। नंबर 3 पराजित किसको किया? मूलराज प्रथम। पराजित किसको? कहां का? गुजरात। कहां का? माता कौन सी? आशापुरा माता। माता कौन सी? बैरीघट्ट कौन है? गोविंद। बैरीघट्ट। अजमेर किसने बसाया? किसने? अजमेर को राजधानी किसने? अजमेर में कौन सा दुर्ग है? कौन सा? प्राचीन नाम वर्तमान नाम मरम्मत किसने? पृथ्वीराज को क्या बोलते? पत्नी कौन थी? नाम क्या पड़ा? तारागढ़। नाम क्या पड़ा? अजमेर कौन सी घाटी? किस राजा ने अपने नाम के सिक्के चलाए? किसने? किस रानी ने? सोमलेखा की याद में कौन सा गांव? कहां पर? अजमेर। कहां पर? किस बाबाजी की पीठ है? बादाम साफिर। किसकी? संप्रदाय कौन सा? संप्रदाय कौन सा? दिगंबर और श्वेतांबरों की अध्यक्षता किसने? स्वर्ण कलश कौन सा मंदिर? पार्श्वनाथ। कौन सा? आना सागर झील कहां पर? निर्माण किसने? अर्णोराज। निर्माण किसने? कौन सी नदी?
बांडी कौन सी? किनारे पर जहांगीर ने, हाँ जहांगीर ने दौलत बाग को शाहजहां ने, कारादरे शाहजहां ने। जहांगीर की पत्नी कौन? नूरजहां बना। जहांगीर की पत्नी कौन? नूरजहां की मां, नूरजहां की मां। गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किसने किया? किसने? कहां पे बैठ के? दौलत बाग। कहां पे बैठ के? अर्नोराज के दरबार में कितने विद्वान? कितने? नंबर एक, नंबर एक। नंबर दो मंदिर कौन सा? वराह मंदिर। मंदिर कौन सा? कहां पर? पुष्कर। कहां पर? किसने तुड़वाया? जहांगीर। किसने? क्या बनवाए? महल। क्या बनवाए? किस चालुक्य शासक को पराजित किया? जय सिंह। किसको? किस चालुक्य शासक से पराजित हुआ? कुमारपाल। किससे? जानकारी कितने ग्रंथों में? 2। कितने? नंबर 1 प्रबंध चिंतामणि। नंबर 1। नंबर 2 प्रबंध कोश। नंबर 2 अर्नोराज के बेटे का नाम? जगदेव। बेटे का नाम? जगदेव ने किसको मार दिया? अर्नोराज। किसको? जगदेव को क्या बोलते? पितृहंता। क्या बोलते? शायद मैं आपको यहां तक पढ़ा के गया था ना। विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ को ही इतिहास में बीसलदेव कहते हैं। बात चल रही थी इनकी। बात चल रही थी विग्रहराज चतुर्थ। पुराने वालों, तुम पढ़ चुके हो पहले, क्यों दो दो बार पढ़ते हो? है ना? आप वहां जिद करते हो हमको बैठवा दो, वो मना करते हैं। तो बाकी देख लेना, मैनेजमेंट का पार्ट है। आपको जैसा सही लगे, उनको जैसा सही लगे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। विग्रहराज चतुर्थ को क्या बोलते हैं? बीसलदेव। इनके बारे में मैं आपको बता चुका था थोड़ा सा कि इन्होंने एक नाटक लिखा था। कौन सा? हरिकेली। कौन सा? कौन सी भाषा में? संस्कृत। कौन सी? किससे प्रभावित होकर लिखा? किरातार्जुनीयम। किससे? किसकी थी? भारवी। किसकी? कथा किसकी? शिव अर्जुन। कथा किसकी? आधा हिस्सा कहां पर? 2.5 दिन का झोपड़ा। कहां पर? आधा कहां पर? इंग्लैंड। कहां पर? शहर कौन सा? ब्रिस्टल। कौन सा? स्मारक किसका? राजा राम मोहन राय। किसका? यहां तक मैं आपको पढ़ा गया था। देखिएगा, आप में से वो कौन कौन है जिनकी आज फर्स्ट क्लास है, पहला ही दिन है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं चौहान वंश, और चौहान वंश के 2-3 राजा मैंने इनको पढ़ा दिए हैं। कोई बात नहीं, आपका जो निकल गया है वो आपको रिपीट करवा दिया जाएगा। शुरू कर रहे हैं अपन विग्रहराज चतुर्थ। चौहान वंश का हुआ करता था, और चौहान वंश में अपन पढ़ रहे हैं अभी प्रेजेंट में अजमेर के चौहान। राजपूत शासक हुआ करते थे चौहान, और इनमें चौहान है अजमेर के चौहान। और अजमेर के चौहानों का एक राजा है जिसका नाम है विग्रहराज चतुर्थ। ये विग्रहराज चतुर्थ खुद संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे। विग्रहराज चतुर्थ संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, और ये विग्रहराज चतुर्थ खुद विद्वान थे, जो थे विद्वानों को अपने दरबार में रखा करते थे। विद्वानों को अपने दरबार में रखा करते थे। पीछे 2 भैया लिख रहे हैं, वो बंद कीजिएगा। विद्वानों को अपने दरबार में रखते थे, और इनके दरबार में 2 विद्वान रहते थे। 2 ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करते थे। पहले दरबारी विद्वान थे इनके सोमदेव। विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में पहला विद्वान था सोमदेव, और दूसरा था नरपति नाल। दूसरा कौन था? नरपति नाल। तो दरबार में कितने विद्वान? 2। कितने? नंबर 1 सोमदेव, नंबर 1। नंबर 2 नरपति नाल, नंबर 2। दरबार में कितने विद्वान? 2। कितने? नंबर 1 सोमदेव, नंबर 1। नंबर 2 नरपति नाल। सोमदेव और नरपति नाल आपस में बातें कर रहे हैं
कि यार कितना प्रतापी शासक है, कितना योग्य राजा है, जो खुद विद्वान है और विद्वान होने के बावजूद भी अपने को इसने दरबार में रख रखा है। क्योंकि इतिहास बोलता है कि एक बहुत अच्छा संगीतकार अपने साथ में बहुत अच्छे संगीतकार को पसंद नहीं करता, एक बहुत अच्छा इतिहासकार भी अपने साथ में बहुत अच्छे इतिहासकार को पसंद नहीं करता, लेकिन बहुत विद्वान है और विद्वान होने के बावजूद भी अपने को अपने दरबार में रख रखा है, तो कितना प्रतापी होगा। तो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं कि यार इसके मरने के बाद लोग इसे तो याद करेंगे क्योंकि ये प्रतापी है, कुछ ऐसा करके चलें कि लोग अपने को भी याद करें। इसके मरने के बाद लोग इसे तो याद करेंगे जो करेंगे, कुछ ऐसा करके चलें कि लोग अपने को भी याद करें। तो नरपति नाल बोलता है कि आप बताइए ऐसा क्या करके चलें। तो विग्रहराज नरपति नाल और सोमदेव बोलते हैं कि एक काम करते हैं, अपन इसके नाम से रचनाएं लिख चलते हैं, अपन इसके नाम से किताबें लिख चलते हैं। किताब लिख दी तो हमारे और इनके मरने के बाद भी वो चलती रहेंगी, लोग वर्षों तक पढ़ते रहेंगे और अपने को याद करते रहेंगे। नरपति नाल ने कहा बात तो तेरी सही है। और सोमदेव ने एक रचना लिख दी थी जिसका नाम था ललित विग्रहराज। सोमदेव की रचना हुआ करती थी जिसका नाम था ललित विग्रहराज। सोमदेव की कौन सी रचना? ललित विग्रहराज। सोमदेव की कौन सी? ललित विग्रहराज। सोमदेव की रचना हुआ करती थी ललित विग्रहराज, जबकि नरपति नाल ने लिखी थी बीसलदेव रासो। दरबार में कितने विद्वान थे? दो। कितने? नंबर 1 सोमदेव, नंबर 1, नंबर 2 नरपति नाल, नंबर 2 सोमदेव की ललित विग्रहराज, सोमदेव की, नरपति नाल की बीसलदेव रासो, नरपति नाल की। दरबार में कितने विद्वान? 2। कितने? नंबर 1 सोमदेव, नंबर 1, नंबर 2 नरपति नाल, नंबर 2 सोमदेव की ललित विग्रहराज, सोमदेव की, नरपति नाल की बीसलदेव रासो, नरपति नाल की। अब रचना तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर वर्णन क्या है, क्या लिखा हुआ है? तो ललित विग्रहराज में लिखा हुआ है विग्रहराज चतुर्थ, और विग्रहराज चतुर्थ के साथ में इसकी रानी थी जिनका नाम था देसलदे। विग्रहराज चतुर्थ और विग्रहराज चतुर्थ की रानी थी जिनका नाम था देसलदे। देसलदे का वर्णन है। पिछली बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था कि ललित विग्रहराज के अंदर किस रानी का वर्णन मिलता है? देसलदे। कौन सी? देसलदे। तो ललित विग्रहराज में कौन सी रानी? देसलदे। कौन सी? जबकि बीसलदेव रासो में मिलती है रानी राजमती। बीसलदेव रासो में कौन सी? राजमती। कौन सी? ललित विग्रहराज में कौन सी? देसलदे। कौन सी? बीसलदेव रासो में राजमती। बीसलदेव रासो। देखो याद कैसे रहेगा, जिसके अंत में राज आ रहा है उसमें तो दे का वर्णन है, जिसके अंत में देव आ रहा है उसमें राज का वर्णन है। जिसके अंत में राज आ रहा है उसमें दे का वर्णन है, जिसके अंत में देव आ रहा है उसमें राज का वर्णन है। तो ललित विग्रहराज में कौन सी रानी? देसलदे। कौन सी? बीसलदेव रासो में राजमती। बीसलदेव रासो। विग्रहराज चतुर्थ को क्या बोलते? बीसलदेव। क्या बोलते? विद्वान कितने? 2। कितने? नंबर 1 सोमदेव, नंबर 1, नंबर 2 नरपति नाल, नंबर 2 सोमदेव की ललित विग्रहराज, सोमदेव की, नरपति नाल की बीसलदेव रासो, नरपति नाल की। ललित विग्रहराज में कौन सी रानी? देसलदे। कौन सी? बीसलदेव रासो में राजमती। बीसलदेव रासो। इस बीसलदेव रासो को 4 भागों में बांटा गया है। बीसलदेव रासो को कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। इसके 4 अध्याय हुआ करते हैं। इस बीसलदेव रासो में विग्रहराज चतुर्थ और रानी राजमती का प्रेम प्रसंग हुआ करता है। रानी राजमती के श्रृंगार का वर्णन किया गया है। जब रानी राजमती के श्रृंगार का वर्णन इसके अंदर मिलता है तो फिर आप मुझे बताइएगा, इसमें रख लो मैडम, इसको रख लो। श्रृंगार का वर्णन किया गया है तो आप मुझे बताइएगा इसमें रस कौन सा होगा? श्रृंगार रस।
तो बीसलदेव रासो में कौन सा रस है? श्रृंगार रस। ये क्वेश्चन आया था अभी। बीसलदेव रासो किस रस में लिखी गई है? श्रृंगार रस। रानी कौन सी? राजमती। रानी कौन सी? भाग कितने? 4। भाग कितने? रस कौन सा? श्रृंगार रस। इसकी भाषा हुआ करती है गौड़वाड़ी। भाषा कौन सी? गौड़वाड़ी। ये गौड़वाड़ी बोली जो थी, अभी तक नए आंकड़े नहीं आए हैं, पुराने आंकड़ों के अनुसार यह बोली जालौर जिले की आहोर तहसील में बोली जाती थी। जालौर जिले की आहोर तहसील में और पाली जिले की बाली तहसील में, 2 तहसीलों में बोले जाने वाली बोली थी ये। जालौर जिले की आहोर में और पाली जिले की बाली में बोले जाने वाली बोली कौन सी? गौड़वाड़ी। तो रस कौन सा? श्रृंगार रस। रस कौन सा? भाषा कौन सी? गौड़वाड़ी। भाषा कौन सी? भाषा कौन सी? इस बीसलदेव रासो के अंदर चौहान वंश की राजनीतिक जानकारी मिलती है। क्वेश्चन पूछा जाए, चौहान वंश की राजनीतिक जानकारी कौन सी पुस्तक में? बीसलदेव रासो। कौन सी? बीसलदेव रासो में कौन सी रानी? राजमती। कौन सी? भाग कितने? 4। भाग कितने? रस कौन सा? श्रृंगार रस। रस कौन सा? भाषा कौन सी? गौड़वाड़ी। भाषा कौन सी? चौहान वंश की राजनीतिक जानकारी कौन सी पुस्तक? बीसलदेव रासो। कौन सी? क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं? क्वेश्चन बनता है, निम्न में से विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी कवि नहीं था, ये दरबारी विद्वान था। तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन में मिल जाएगा। पहला कौन है? सोमदेव। बनाओ, वासी ले रहे हो। पहला कौन है? सोमदेव। दूसरा नरपतिनाल। दूसरा सोमदेव की ललित विग्रहराज, सोमदेव की नरपतिनाल की बीसलदेव रासो। नरपतिनाल की ललित विग्रहराज में कौन सी रानी? बीसलदेव। कौन सी? बीसलदेव रासो में राजमती। बीसलदेव रासो। भाग कितने? भाग कितने? रस कौन सा? श्रृंगार रस। रस कौन सा? भाषा कौन सी? गौड़वाड़ी। कौन सी? चौहान वंश की राजनीतिक जानकारी कौन सी पुस्तक? बीसलदेव रासो। ये विग्रहराज चतुर्थ एक बहुत अच्छे विद्वान थे और विद्वान होने के बावजूद भी विद्वानों को अपने दरबार में रखा करते थे। खुद बहुत अच्छे विद्वान थे और विद्वान होने के बावजूद भी विद्वानों को अपने दरबार में रखा करते थे। तो इनको उपाधि दे दी गई थी, विद्वानों को, कवियों को अपने भाई की तरह रखने वाला, विद्वानों को अपने बंधु की तरह रखने वाला। इस कारण से इनको उपाधि दे दी गई थी कवि बांधव। उपाधि कौन सी? कवि बांधव। कवि बांधव के स्थान पर आपको कटि बंधु भी लिखा हुआ मिल सकता है। कवि बांधव को कहा जाता है कटि बंधु। कटि मतलब कवि, बंधु मतलब भाई, कवियों को अपने भाई की तरह रखने वाला। एक दूसरी उपाधि इनको संबोधित की जाती है कंठाभरण। कंठाभरण का मतलब क्या होता है? कंठाभरण इन्होंने संस्कृत पाठशाला को कहकर संबोधित किया था। आगे अपन पढ़ेंगे कि विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी, जिस संस्कृत पाठशाला का नाम इसी कंठाभरण के नाम पर संबोधित किया था। संस्कृत पाठशाला का पूरा नाम था सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला। कोई नहीं, आगे देखेंगे। तो उपाधि कितनी हो गई? 2। उपाधि कितनी? नंबर 1 कवि बांधव, नंबर 1, नंबर 2 कंठाभरण, नंबर 2 उपाधि कितनी? 2। कितनी? नंबर 1 कवि बांधव, नंबर 1, नंबर 2 कंठाभरण, नंबर 2। बात आती है ये उपाधि इसको दी किसने थी? तो कंठाभरण स्वयं धारण करता है, जबकि कवि बांधव की उपाधि इसको दी थी जयानक भट्ट ने। कवि बांधव की उपाधि किसने दी थी? जयानक भट्ट। किसने दी? उपाधि कितनी? 2। कितनी? नंबर 1 कवि बांधव, नंबर 1, नंबर 2 कंठाभरण, नंबर 2 कवि बांधव। किसने कहा? जयानक भट्ट। किसने कहा? और जयानक भट्ट की पुस्तक हुआ करती थी पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय, जयानक भट्ट की पुस्तक थी पृथ्वीराज विजय। और पृथ्वीराज विजय में इसको क्या कहा गया? कवि बांधव। क्या कहा था? तो कवि बांधव किसने कहा? जयानक भट्ट। किसने कहा? पुस्तक कौन सी? पृथ्वीराज विजय। पुस्तक कौन सी?
सर ये जयानक भट्टी तो खोपड़ा खराब रखता है हमारा। हम विग्रहराज चतुर्थ पढ़ रहे तो भी इसका नाम आता है जयानक भट्ट का। परांगे राजा पढ़ा तो भी इसका नाम आया। पृथ्वीराज द्वितीय पढ़ा तो भी इसका नाम आया। सोमेश्वर पढ़ा तो भी इसका नाम आया। और पृथ्वीराज चौहान पढ़ा तो भी इसका नाम आया। कितना जिया था ये विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में भी था, ये अपरांगे के दरबार में भी था, ये पृथ्वीराज द्वितीय के दरबार में भी था, ये सोमेश्वर के दरबार में भी था, ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार में भी था। कितना जिया, मरा नहीं था क्या? ये मर गया था। लेकिन अपरांगे, पृथ्वीराज द्वितीय और सोमेश्वर थोड़े थोड़े समय के लिए वो राजा बने थे। 14 साल में तीनों की तीनों ही चल बसे थे। इस कारण से उनके शासन में भी ये रहा था। पिछली बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था इसी के बारे में। जयानक भट्ट निम्न में से किसका दरबारी कवि नहीं था? जयानक भट्ट निम्न में से किसका दरबारी कवि नहीं था? ऑप्शन में पृथ्वीराज चौहान भी था, ऑप्शन में सोमेश्वर भी था, ऑप्शन में विग्रहराज चतुर्थ भी था, ऑप्शन में हम्मीर देव चौहान भी था। तो ये हम्मीर देव चौहान के दरबार में नहीं था, ये विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में रहता था, यह सोमेश्वर के दरबार में था, यह पृथ्वीराज चौहान के दरबार में था। सर हमारे समझ में एक समकालीन नहीं आया, मतलब जिसके समय पर देखो, सपोज कीजिएगा आप सरपंच हो, ठीक है, और मैं बूढ़ा हूं 85 साल का, आप सरपंच बन गए, आप 2 साल सरपंच हो, मैं 82 साल का था जब आप सरपंच बने और मैं 84 साल का मर गया, तो आप मेरे साथ समय पर सरपंच थे या नहीं थे? हाँ हूं करो। मेरे समय पर सरपंच थे, मेरे बेटे के समय पर भी सरपंच थे या नहीं थे? अरे बोलो, थे। और मेरा पोता भी था उस समय, उसकी उम्र थी 26 साल, उसके समय पे भी थे। तो बताओ तुम कितने के समय पर सरपंच रह लिए? 3। इसको बोलते हैं समकालीन। समझ में आ गया? तो ये जयानक भट्ट जो था विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में भी था, विग्रहराज चतुर्थ मर गया, सोमेश्वर राजा बना तो सोमेश्वर के दरबार में भी था। अब सोमेश्वर भी मर गया लेकिन ये नहीं मरा, पृथ्वीराज चौहान राजा बन गया तो ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार में भी था। तो यह विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर और पृथ्वीराज चौहान तीनों का दरबारी कवि हुआ करता था। उपाधि कितनी? 2। कितनी? नंबर 1 कवि बांधव, नंबर 1, नंबर 2 कंठाभरण, नंबर 2 कवि बांधव किसने कहा? जयानक भट्ट। किसने कहा? पुस्तक कौन सी? पृथ्वीराज विजय। कौन सी? दरबार में कितने विद्वान? 2। कितने? नंबर 1 सोमदेव, नंबर 1, नंबर 2 नरपतिनाल, नंबर 2 सोमदेव की ललित विग्रहराज, सोमदेव की, नरपतिनाल की बीसल देव रासो, नरपतिनाल की ललित विग्रहराज में बेसल देव, ललित विग्रहराज बीसल देव रासो, राजमते बीसल देव रासो। भाग कितने? भाग कितने? रस कौन सा? श्रृंगार रस। रस कौन सा? भाषा कौन सी? गौड़वाड़ी। कौन सी? चौहान वंश की राजनीतिक जानकारी कौन सी पुस्तक? बीसल देव रासो। कौन सी? उपाधि कितनी? 2। कितनी? नंबर 1 कवि बांधव, नंबर 1, नंबर 2 कंठाभरण, नंबर 2 कवि बांधव किसने कहा? जयानक भट्ट। किसने कहा? पुस्तक कौन सी? पृथ्वीराज विजय। पुस्तक कौन सी? इन्हीं विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा 1163 में अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई थी, जिस संस्कृत पाठशाला का नाम हुआ करता था सरस्वती, कंठाभरण, संस्कृत पाठशाला। संस्कृत पाठशाला का नाम था सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला। कोई दिक्कत नहीं है, नाम याद रखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। संस्कृत पाठशाला, इस संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया? विग्रहराज चतुर्थ। निर्माण किसने? विग्रहराज चतुर्थ। या तो आपको विग्रहराज चतुर्थ लिखा हुआ मिल सकता है या आपको बीसल देव लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि विग्रहराज चतुर्थ को क्या बोलते हैं? बीसल देव। तो विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वा दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक।
कुतुबुद्दीन ऐबक। संस्कृत पाठशाला को किसने तुड़वाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। सर हमारे पिछली बार का पेपर देखा था एक हमने, उसमें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन में ही नहीं आया था। कहां पहुंच गई साहब, किसको ढूंढ रही हैं आपकी आंखें? संस्कृत पाठशाला को तुड़वा दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक। सर पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, वहां तो ऑप्शन में मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी के आदेश पर तुड़वाया गया था। मोहम्मद गौरी के आदेश पर तुड़वाया था। तुड़वाया किसने था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत पाठशाला को तुड़वा दिया और संस्कृत पाठशाला को तुड़वा के बना दिया था 2.5 दिन का झोंपड़ा। अभी बताता हूं, सारी चीज बताऊंगा। नाम पड़ गया था 2.5 दिन का झोंपड़ा। संस्कृत पाठशाला कहां बनवाई थी? अजमेर। संस्कृत पाठशाला कहां पर? अजमेर। किसने तुड़वाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने? संस्कृत पाठशाला किसने बनवाई? विग्रहराज चतुर्थ। किसने? संस्कृत पाठशाला किसने बनवाई थी? विग्रहराज चतुर्थ। किसने बनवाई? तुड़वाई किसने थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने क्या बना दिया? 2.5 दिन का झोंपड़ा। क्या बनाया? क्या आप मुझे बता सकते हो 2.5 दिन का झोंपड़ा मकबरा है या मस्जिद? वेरी गुड, 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद है, मकबरा नहीं है। किसी मरे हुए व्यक्ति की याद में बनाया जाने वाला स्मारक कहलाता है मस्जिद, सॉरी मकबरा। क्या संस्कृत पाठशाला किसी मरे हुए की याद में थी क्या? नहीं। और इसी को तुड़वा के क्या बना दिया? 2.5 दिन का झोंपड़ा। और यह एक मस्जिद है और यह राजस्थान का पहला मस्जिद है। राजस्थान का पहला मस्जिद कौन सा? 2.5 दिन का झोंपड़ा। कौन सा? पहले क्या था? संस्कृत पाठशाला। पहले क्या था? किसने तुड़वाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने क्या बनाया? 2.5 दिन का झोंपड़ा। क्या बनाया? मकबरा या मस्जिद? मकबरा या मस्जिद। अब देखो, अपन जब स्कूल में पढ़ते थे तब ये 2.5 दिन का झोंपड़ा बहुत आता था किताबों में। आप में से ऐसे कौन कौन है जो आज तक कभी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े, जो बचपन से अब तक प्राइवेट में ही पढ़े हैं? माफी चाहूंगा साहब, बुरा मत मानना। जो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा उसने अपनी आधी जिंदगी नरक में निकाल दी। सरकारी का पढ़ने का मजा अपना कुछ और ही है। बताता हूं कैसे। मैडम ये कॉपी दो। सरकारी स्कूल में 8वीं क्लास तक तो एक ही कॉपी में पढ़ लेते थे। ई गुड्डू मारू, ओए सीट रोक दे, सीट रोक दे। अरे यार वो लड़ता है, तोते कह दे ना सीट रोक दे, कौन लड़े हम देख लेंगे तो है। और पीछे सीट रोक देते थे। ये कॉपी इंटरवल के बाद गुरुजी बोले खान जा रहा हूं, रोटी खावे जा रहा हूं, और कॉपी को लेके भाग आते थे, कोई भी वापस से नहीं जाता था। अब जब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे 8वीं क्लास तक तो इसी से पढ़ लिए। 8वीं क्लास के बाद में जब मास्टर बहुत ज्यादा तंग करने लग गया, परेशान करने लग गया, तो अपन ने सरकारी स्कूल में थे एक कट्टे का बस्ता संभालियो। बस्ता जानो? BAG बैग, बैग माने बस्ता है। तो कट्टे का एक बस्ता संभालियो। उस कट्टे के बस्ते के अंदर कट्टा। सरकारी स्कूल कट्टे पे तो बैठते थे, कछू हाँ हूं तो कर दो, कट्टे पे बैठते थे। वो कट्टा बहुत काम आता था। बारिश हो गई तो गुग्गी बना ली। आज जो मौसम था उसमें गुग्गी बना लेते थे। ज्यादा तेज बारिश हो गई तो कट्टा खोल लिया, बस्ता कट्टे में, कपड़े खोले कपड़े कट्टे में, और कट्टा कंधे पे आ जा बेटा। फिल्मी स्टाइल में आया करते थे। प्राइवेट वालों की ऐसी नहीं थी। और अक्सर आपने नोटिस किया होगा लड़कियों के कट्टे इंटरवल के बाद चोरी हो जाते थे, क्योंकि छोरों के कट्टे मैडम जो रखती थी, लड़कियां थी, उनके कट्टे बहुत साफ सुथरे रहते थे। लड़का ने कट्टा उठाया खुद के बस्ता में और सीधो घर। बहुत प्राइवेट वालों की सी थोड़ी नासाज थी। प्राइवेट वालों की क्यों नासाज थी? इतना सा छोरा, इतना बड़ा बैग, पिद्दी होके जा पाओ बेटा। क्योंकि प्राइवेट वाले बहुत वर्कलोड देते थे, और ऊपर से गले में पानी की बोतल, बाई में चूसते रहो, बाई में निकारते रहो। सरकारी में तो पानी यूं पीते थे, ऐसे तो पीते थे,
और ऐसे पीने के बाद भी शर्त थी कि पानी कोनी पे होके ना जाए। पानी यदि कोनी पे होके आगो चोटता है तो बड़ी हिफाजत से पिया करते थे। प्राइवेट वालों ने ये मजे नहीं लिए, जिंदगी के लिए हैं। और ऊपर से प्राइवेट में कंडीशन ऑफ प्रेप, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट 5 साल में पहली में, और यहां अपन 5 साल में छठी में। एक आध साल तो बीच में से उड़ा दिया, जंप लगा देते थे। मेरी बहन पढ़ती थी तीसरी में, मैं दूसरी में था, मैं सीधा तीसरी में बैठता था। मास्टर बोलता था मेरे को, तेरी क्लास तो दूसरी है, इसमें क्यों बैठो? यही में बैठूंगा। मास्टर बोला नहीं, चल दूसरी में ना जा रहे, कि दूसरी में जा ना जा रहे, दो वाले। बचपन था वो। और अपन अपने साथ में स्लेट रखते थे, सरकारी में स्लेट भी तो करते थे। और स्लेट को बचपन में ऐसे मानो AK-47, किसी ने थोड़ी सी 3 2 5 की, एक दो बिरार, और स्लेट की फिक्स जगह। और एक बार पढ़ती 3 टाके आवे हैं। वो स्लेट बचपन में बहुत बढ़िया रहती थी। प्राइवेट वाले तो पेन कॉपी में लिखते थे। लड़कियों की देखा होगा स्लेट, लड़कियों की स्लेट एकदम साफ मिला करती थी। थोड़ी सी भी गंदी हो जाती थी ना तो गंदी होता ही। वो बचपन था, है ना। और कोई कई कई तो और भी खतरनाक, जैसे गंदी होती थू, अच्छा। तो वो बचपन, इसलिए मैं आपको कई बार बोलता हूं कि जी लो इस जिंदगी को, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। इसको देख भाई, तो मोबाइल में निकल गई जिंदगी, कौन को आगो रख लो इसको, इसमें मजा नहीं आएगा, उससे ज्यादा मजा दे दूंगा। तो तू इधर देख तो सही। तो वो बचपन नहीं मिलता वापस। इसलिए कहते हैं कि जिंदगी में एक बार निकल जाने के बाद जो वापस नहीं मिलता ना, उसे बचपन कहते हैं। और एक बार आने के बाद जो वापस नहीं जाता, उसे बुढ़ापा कहते हैं। ये वक्त है, इसको जी लो जितना शानदार तरीके से जिए जाओ। ध्यान रखना, आप एक क्वेश्चन गलत कर सकते हो, लेकिन कौन सा? मैंने अभी आपको बताया था कि बारिश हुई, क्या बना ली? गुग्गी। अरे कल्चर में बहुत कुछ पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। आली सूखी, ये तो मेरे को स्टेटमेंट मिला था कि हिस्ट्री पढ़ा दो, बाकी जो असली मजा था ना वो तो कल्चर में ही था। इसमें कुछ नहीं है, मजा तो कल्चर में। आली सूखी, ताती सीरी, लप्पा लप्पी, आट्यो साट्यो, मजा वही था। अरे आली सूखी, लप्पा लप्पी गोटे का प्रकार है। क्वेश्चन आया था एग्जाम में एक बार। राजस्थानी कल्चर में गोटे का एक प्रकार है लप्पा लप्पी, जबकि आट भाई साहब किरण कावड़ी, मुकेश, लप्पा लप्पी, जबकि आट्या साट्या, तू मेरी मैं तेरी, आट्या साट्या। अभी अपन ने पाकिस्तान के साथ किया आट्या साट्या है, तो बहुत मजा आता है वहां। आली सूखी, आली सूखी की होगी तुमने। अरे बचपन में खूब खेलते थे, क्रिकेट खेलने जाते, टॉस करने के लिए रुपया थोड़ी था, पत्थर उठाया, थू थू थू, बोल आली के सूखी, ऐसे तो करते थे। वो राजस्थानी चित्रकला में एक प्रकार है आली सूखी, तो वो पढ़ेंगे अपन। तो गलत क्वेश्चन कौन सा गलत कर सकते हैं? ध्यान रखना, मैंने अभी आपको बताया था कि कट्टे की बना ली गुग्गी, कौन से मौसम में? बरसात। लेकिन वास्तव में जो गुग्गी वस्त्र है ना, वो बरसात का नहीं है, सर्दियों का है। अपने टेम्परेरी बनाई थी, लेकिन वास्तव में जो गुग्गी वस्त्र हुआ करता है ना, वो बरसात का नहीं, काय का है? सर्दियों का। कोई नहीं, तो अपन पढ़ रहे थे 2.5 दिन का झोपड़ा। जब अपन स्कूल में पढ़ते थे ना, तो इस 2.5 दिन के झोपड़े का नाम बार बार आता था, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। अपन भी बड़े एक्साइटेड रहते थे, गुरुजी इसको 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं? तो गुरुजी बोलते या को निर्माण 2.5 दिन में है, वो ऐसे बोलते कि इसका निर्माण 2.5 दिन में हो गया। हाँ, ऐसा ही एक इतिहासकार ने कहा है, जिनका नाम है जॉन मार्शल। एक इतिहासकार थे जिनका नाम था जॉन मार्शल, और जॉन मार्शल ने कहा था कि इसका निर्माण 2.5 दिन में हो गया था। जॉन मार्शल ने कहा था कि इसका निर्माण 2.5 दिन में हो गया था।
इस कारण से इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। निर्माण कितने दिन में? 2.5 दिन में। निर्माण कितने दिन में? किसने कहा? जॉन मार्शल। किसने कहा? किसने कहा? लेकिन इतिहासकार इस बात को नहीं मानते। इतिहासकार बोलते हैं कि यहां पर एक संत, एक बाबाजी, एक पीर का मेला लगता है जिनका नाम है पंजाब साहब पीर। इतिहासकार बोलते हैं कि यहां पर एक बाबाजी का मेला है जिसका नाम है पंजाब साहब पीर। और पंजाब साहब पीर का यहां पर 2.5 दिन का उर्स बढ़ता है। अपनी भाषा में बोलते हैं मेला, मुस्लिमों की भाषा में बोलते हैं उर्स। पंजाब साहब पीर का 2.5 दिन का उर्स बढ़ता है, इस कारण से इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। और ऐसा जिस व्यक्ति ने कहा था उसका नाम था पर्सी ब्राउन। कल मेरे को एक भाई बोल रहा था कि सर आप बहुत डीप पढ़ा रहे हो, इतना पेपर में आता है क्या? पेपर में कुछ भी आ सकता है। और बात डीप की रही तो आपकी एसआई की कॉपी मिला लेना। भगवान माफ करना, इसको घमंड मत बोलना, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं कि किसी भी इंस्टीट्यूट की आरएस की कॉपी मिला लेना। यदि वहां से ज्यादा और अच्छा मिले तो आना, वरना मत आना। आपकी एसआई की और खूब आरएस तक की कॉपी मिला लेना। हाँ जी, डीप सही है, तू पहले भी पढ़ी हुई है, तेरे को पता चल रहा है। तू टेंशन मत करे गहराई की, तो गहराई की टेंशन मत करे तू। अरे यार, मैं बोलना बंद कर दूं क्या? मस्ती के साथ पढ़ना है, आराम से, लोड नहीं लेना, टेंशन नहीं करनी, कभी भी ध्यान रखना। एक तो किसी काम को हंसते खिलते करें, ज्यादा अच्छे कर पाएंगे। बाद में टेंशन नहीं करनी, मस्ती के साथ पढ़ना है। निर्माण कितने दिन में हुआ? 2.5 दिन में। निर्माण किसने कहा? जॉन मार्शल। किसने कहा? किस बाबाजी का मेला? पंजाब साहब पीर। किसका? कितने दिन का? 2.5 दिन का। कितने दिन का? किसने कहा? पर्सी ब्राउन। किसने कहा? संस्कृत पाठशाला कहां पे थी? अजमेर। कहां पे? किसने तुड़वाई? किसने तुड़वाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या बना दिया? क्या बनाया? मकबरा या मस्जिद? मकबरा या मस्जिद? पहला या पांचवा? निर्माण कितने दिन में? 2.5 दिन में। निर्माण किसने कहा? जॉन मार्शल। किसने कहा? किस बाबाजी का मेला? पंजाब साहब पीर। किस बाबाजी का? कितने दिन का? 2.5 दिन का। कितने दिन का? किसने कहा? पर्सी ब्राउन। किसने कहा? लेट कैसे आया? लेट कैसे आया? बैठ। निर्माण हुआ था 2.5 दिन में, इसलिए 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं, ऐसा कहा था जॉन मार्शल ने। पंजाब साहब पीर का 2.5 दिन का उर्स बढ़ता है, इसलिए 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं, ऐसा कहा था पर्सी ब्राउन ने। इसी 2.5 दिन के झोपड़े को 16 खम्भों का महल कहते हैं। 2.5 दिन के झोपड़े को 16 खम्भों का महल कहा जाता है। कितने खम्भों का? 16 खम्भों का। कितने खम्भों का? 16 खम्भों का महल क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? इस 2.5 दिन के झोपड़े का नक्शा तैयार किया था अबू बकर ने। नक्शा किसने बनाया? अबू बकर। नक्शा किसने? कितने खम्भों का? 16 खम्भों का। कितने खम्भों का? नक्शा किसने? अबू बकर। नक्शा किसने? इसी 2.5 दिन के झोपड़े से एक फारसी शिलालेख प्राप्त हुआ था। 2.5 दिन के झोपड़े से फारसी शिलालेख प्राप्त हुआ था। अब बात यह आती है कि फारसी शिलालेख किसे कहते हैं। 2.5 दिन के झोपड़े से फारसी शिलालेख प्राप्त हुआ था, तो बात आती है फारसी शिलालेख किसे कहते हैं। वह शिलालेख जिस पर मुस्लिम शासकों के विजयी अभियानों की जानकारी मिलती है। वे शिलालेख जिन पर मुस्लिम शासकों के विजयी अभियानों की जानकारी मिलती है उसे कहा जाता है फारसी शिलालेख, और यह राजस्थान का पहला फारसी शिलालेख था।
क्वेश्चन पूछा जाए, राजस्थान का पहला फारसी शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ? 2.5 दिन का झोपड़ा। कहां से? 2.5 दिन के झोपड़े से राजस्थान का पहला फारसी शिलालेख प्राप्त हुआ था। और इस शिलालेख पर उन व्यक्तियों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने संस्कृत पाठशाला को तुड़वा के 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। इस फारसी शिलालेख पर उन शासकों के नाम मिलते हैं जिन्होंने संस्कृत पाठशाला को तो तुड़वा दिया और संस्कृत पाठशाला को तुड़वा के 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित करवाया था। क्वेश्चन पूछा जाए, राजस्थान का पहला फारसी शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ? 2.5 दिन का झोपड़ा। कहां से? संस्कृत पाठशाला कहां पे थी? अजमेर। कहां पे? किसने तुड़वाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने? क्या बनाया? 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या बनाया? मकबरा या मस्जिद? मकबरा या मस्जिद? पहला या पांचवा? निर्माण कितने दिन में? 2.5 दिन में। निर्माण कितने? किसने कहा? जॉन मार्शल। किसने कहा? किस बाबा जी का मेला? पंजाब साफे। किसका? कितने दिन का? 2.5 दिन का। कितने दिन का? किसने कहा? पर्सी ब्राउन। किसने कहा? कितने खम्भों का महल? 16। कितने खम्भों का? नक्शा किसने? अबू बकर। नक्शा किसने? राजस्थान का पहला फारसी शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ? 2.5 दिन का झोपड़ा। कहां से? 2.5 दिन के झोपड़े से राजस्थान का पहला फारसी शिलालेख प्राप्त होता है। इन्हीं विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा एक बांध बनवाया गया था जिसका नाम था बीसलपुर बांध। विग्रहराज चतुर्थ ने एक बांध बनवाया था बीसलपुर बांध, और बीसलपुर बांध हुआ करता है टोंक। बीसलपुर बांध कहां पर? टोंक। आगे जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो ज्योग्राफी वाले सर आपको बताएंगे कि यह बीसलपुर बांध राजस्थान की नहीं, भारत की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। एशिया की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना हुआ करती है बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध कहां पर है? टोंक। कहां पर? तो बांध कौन सा बनवाया? बीसलपुर बांध। ज्योग्राफी वाले सर ही आपको बताएंगे कि यह सबसे बड़ा कंक्रीट से बना हुआ बांध है। विश्व का सबसे बड़ा कंक्रीट से बना हुआ बांध है। कंक्रीट से बना हुआ बांध कैसे? अरे आपने बीसलपुर जब देखा होगा तो आपने देखा होगा उल्टी साइड है, कोई बात नहीं, ऐसे मान लीजिएगा। सपोज करो इस इधर से आ रही है बनास नदी, बनास आ रही है और यह एक पहाड़ था। अब देखो पानी किसी से आके रुकता है तो कोई ना कोई ओटक चाहिए, पानी के रुकने के लिए कोई ना कोई ओट चाहिए, उसी से रुकेगा। तो ये पानी इधर से आ रहा था और इस पहाड़ मतलब बीसलपुर जो पहाड़ था इससे पानी आके रुक जाता था और यह एक बांध बन गया। लेकिन एक बार पर्यटन विभाग ने देखा तो इस पहाड़ से जब रुकता था तो पर्यटन विभाग ने एक बार पानी को रोका, पानी को रोककर इसको खाली किया और खाली करके यहां पे एक दीवार बना दी बहुत बड़ी, आरसीसी की। आरसीसी जो छत होती है ना, इसकी दीवार बना दी बहुत बड़ी। इसको बोलते हैं कंक्रीट। कंक्रीट की तो बनती है ये। पहले छत तो हुआ करती थी पट्टियों की गांव में, आजकल तो गांव में भी यही होने लगी है। पहले पट्टियों की होती थी, अब ये आरसीसी की होने लगी है। तो ऐसी एक बहुत बड़ी दीवार यहां पे बना दी। यहां पे जब दीवार बना दी तो बताओ पानी अब इस दीवार से आके रुकेगा या इस पहाड़ पे आएगा? दीवार से आके रुकेगा। तो अब इस दीवार से रुकता है और यह एक रास्ता बना दिया जहां पे खड़े होकर महिलाएं सेल्फी लेती हैं, है ना, सेल्फी ले लिया करती हैं। पिछली बार घटना घटी थी, महिला एक सेल्फी ले रही थी और जड़ से एक मगरमच्छ उसके पैर पकड़ के खींच के ले गया था उसको। इसी बीसलपुर की घटना घटी हुई थी। तो अब पहले तो पहाड़ से था, अब ये बीसलपुर से था, तो अब पानी इससे आके रुक जाता है। इस कारण से इसे कंक्रीट से सबसे बड़ा बांध भी माना जाता है। कोई नहीं, ज्योग्राफी में आता है ये, ज्योग्राफी वाले सर बताएंगे। तो विग्रहराज चतुर्थ ने कौन सा बांध बनवाया? बीसलपुर बांध। कौन सा बांध? कहां पर? टोंक। कहां पर? इसी विग्रहराज चतुर्थ ने एक कस्बा भी बसाया था बीसलपुर। कौन सा बसाया? बीसलपुर। बीसलपुर कस्बा भी बसाया था। यहां पर एक महादेव जी का भी मंदिर है जिनका नाम है बीसलपुर महादेव। भगवान शिव का मंदिर है बीसलपुर महादेव। और कहा जाता है कि ये भगवान शिव का जो मंदिर है ये रावण के समय का बताया गया है। कहा जाता है कि रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था और भगवान शिव की पूजा करता था।
आपने सुना होगा कि रावण, जब राम जी रावण पर आक्रमण करने के लिए गए थे, तो जब राम जी लंका पर चढ़ाई कर रहे थे, तो चढ़ाई करने से पहले राम जी ने भगवान शिव की पूजा की थी। लंका पर जब चढ़ाई कर रहे थे तो राम जी ने भगवान शिव की पूजा की थी। उधर से रावण भी चढ़ाई करने के लिए जब आ रहा था तो रावण ने भी भगवान शिव की पूजा की थी। दोनों ने भगवान शिव की पूजा की थी। तो भगवान शिव की पूजा की थी तो भगवान राम ने बहुत सुंदर सा साधारण सा एक मंत्र उच्चारित किया था, नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम। जबकि रावण जब भगवान शिव की पूजा करने के लिए आया तो एक खुद ने भगवान शिव के लिए मंत्र बनाया था। बहुत बड़ा विद्वान था रावण, खुद ने भगवान शिव के लिए मंत्र बना दिया था, जिसको बोलते सिर्फ तांडव स्रोत। जटाटवी गलत जलम प्रभा पावित स्थले गले विलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमम निर्माद पट्ट पावके चकोर चंड तांडवम तनो तुने शिवे शिवम। खुद ने सिर्फ तांडव स्रोत रचित किया था। बहुत बड़ा भक्त था। एक बार भगवान शिव की पूजा कर रहा था, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा रहा था रावण। तभी बेलपत्र कम पड़ गए थे। जब बेलपत्र कम पड़े तो कहा जाता है कि रावण ने अपनी गर्दन काट के भगवान शिव को चढ़ा दी थी। तभी रावण ने खुद के लिए कहा था कि मुस्सा पंडित मुस्सा जोधा और ना कोई दूजा है, अपने शीश को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। अपने सिर को काट के भगवान शिव की पूजा की थी। बहुत बड़ा भक्त माना जाता है रावण को। तो रावण अपने साथ में भगवान शिव की शिवलिंग लेके जा रहा था। भगवान शिव की शिवलिंग लेके जब जा रहा था, जब शिवलिंग लेके जा रहा था तो कहा था उसको कि रावण तुम इसको लेके तो जा रहे हो, लेकिन इसको रास्ते में कहीं रख मत देना। यदि आपने इसको रास्ते में उतार दिया ना तो ये वहीं पर स्थित हो जाएगी, दोबारा नहीं उठेगी आपसे। रावण ने कहा ठीक है, नहीं रखूंगा। रावण लेके उसको रवाना हो गया था। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति आई थी कि रावण को शिवलिंग को उतारना पड़ गया था साहब। और रावण ने जैसे ही शिवलिंग को उतारा और फिर दोबारा जब शिवलिंग को रखने का प्रयास किया तो वो शिवलिंग दोबारा नहीं रखी गई थी। और कहा जाता है कि वही शिवलिंग आज महादेव बन गई, बीसलपुर महादेव। और बीसलपुर महादेव भी कहां पर है? टोंक। बीसलपुर बांध कहां पर? टोंक। बीसलपुर कस्बा कहां पर? टोंक। कहां पर? बीसलपुर बांध किसने बनवाया? विग्रहराज चतुर्थ। किसने? शहर कौन सा? बीसलपुर। शहर कौन सा? ये विग्रहराज चतुर्थ धर्म के प्रति भी बहुत आस्थावान था। धर्म के प्रति बहुत आस्थावान हुआ करता था विग्रहराज चतुर्थ। और विग्रहराज चतुर्थ धर्म के प्रति आस्थावान था। तो इसके दरबार में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था धर्मघोष। धर्मघोष ने विग्रहराज चतुर्थ को कहा कि साहब आप नॉनवेज वगैरह खाते हो, आप पशु हत्या करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पशु हत्या आप करते हो लेकिन अब मत करना। विग्रहराज चतुर्थ ने कहा ऐसे कैसे? कि साहब एक दिन तो छोड़ दे दो, महीने में आप कोई दिक्कत नहीं है, 29 दिन करो, 28 दिन करो, एक दिन तो छोड़ दो। तो विग्रहराज चतुर्थ ने कहा बताओ कब छोड़ा जाए? कि आप लोग एकादशी के दिन छोड़ दो। आप कंटिन्यू कर रहे हो कोई बात नहीं, आप कर लो, पशु हत्या कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकादशी के दिन छोड़ दो। एकादशी के दिन आप पशु हत्या मत करो। विग्रहराज चतुर्थ ने कहा ठीक है। और विग्रहराज चतुर्थ ने धर्मघोष के कहने पर, विद्वान थे धर्मघोष, और धर्मघोष के कहने पर घोषणा कर दी थी कि आज के बाद कोई भी एकादशी के दिन पशु हत्या नहीं करेगा। और धर्मघोष के कहने पर विग्रहराज चतुर्थ ने पशु हत्या पर रोक लगाई थी। पशु हत्या पर रोक किस शासक ने लगाई थी? विग्रहराज चतुर्थ। किसने? किसके कहने पर? धर्मघोष। किसके कहने पर? बांध कौन सा बनवाया? बीसलपुर बांध। बांध कौन सा? कहां पर? टोंक। कहां पर? शहर कौन सा? बीसलपुर। शहर कौन सा? पशु हत्या पर रोक किसने लगाई? विग्रहराज चतुर्थ। किसने? किसके कहने पर? धर्मघोष। किसके कहने पर? कब लगाई थी? एकादशी। कब लगाई थी? ये क्वेश्चन पहले पूछा गया एग्जाम में कि एकादशी के दिन विग्रहराज चतुर्थ ने किस विद्वान के कहने पर पशु हत्या पर रोक लगाई थी? धर्मघोष। किसके कहने पर? धर्मघोष। किस दिन? एकादशी। किस दिन? पशु हत्या पर रोक किसने लगाई थी? धर्मघोष। किसने? किसके सॉरी
विग्रहराज चतुर्थ। किसके कहने पर? धर्मघोष। बहुत बड़ा विद्वान था विग्रहराज चतुर्थ। था क्या? कौन सा नाटक लिखा? हरिकेली। कौन सा? तो विद्वान था। विद्वानों को दरबार में शरण देने वाला था क्या? हाँ हूं करो। शरण देने वाला था। कितने विद्वान थे? 2। कितने? नंबर 1 सोमदेव, नंबर 2 नरपति नाल, नंबर 2 पढ़ने के लिए पाठशाला बनवाई थी क्या? बनवाई थी क्या? पीने के लिए बांध बनवाया क्या? रहने के लिए शहर बसाया था क्या? पशु हत्या पर भी रोक लगाई थी। उसके साथ साथ बहुत बड़ा बहादुर था, बहुत बड़ा प्रतापी था। किस प्रकार से प्रतापी था? इस विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी का एक शासक था जिसका नाम था खुसरो शाह। अमीर खुसरो नहीं है ये। गजनी का शासक था जिसका नाम था खुसरो शाह, और इस खुसरो शाह को पराजित किया। विग्रहराज चतुर्थ ने किसको पराजित किया? खुसरो शाह। किसको? कहां का था? गजनी। कहां का? गजनी का कौन था? खुसरो शाह। गजनी का। विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के खुसरो शाह को पराजित किया। दिल्ली में इस समय अधिकार हुआ करता था तोमरों का। जी, दिल्ली में अधिकार हुआ करता था इस समय तोमरों का, और विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली में तोमरों को पराजित किया। किनको पराजित किया? तोमरों को। किनको? गजनी का खुसरो शाह। गजनी का दिल्ली में तोमर। दिल्ली में गजनी का खुसरो शाह। गजनी का दिल्ली में तोमर। दिल्ली में। इसी विग्रहराज चतुर्थ ने एक जाति थी जिसका नाम था म्लेच्छ। एक जाति थी जिसका नाम था म्लेच्छ, और म्लेच्छों का नाश किया था। ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन बनते हैं। म्लेच्छों का नाश किसने किया? विग्रहराज चतुर्थ। किसने किया? जबकि दूसरा क्वेश्चन बने, म्लेच्छों का नाशक किसे कहा जाता है? तो गुर्जर पतियार वंश पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे राजा नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम को म्लेच्छों का नाशक कहा जाता है। म्लेच्छों का नाशक है नागभट्ट प्रथम, जबकि म्लेच्छों का नाश किसने किया? विग्रहराज चतुर्थ। गजनी का। गजनी का। गजनी का दिल्ली का तोमर। दिल्ली का। म्लेच्छों का नाश किसने किया? विग्रहराज चतुर्थ। किसने? बांध कौन सा बनवाया? बीसलपुर बांध। बांध कौन सा? कहां पर? टॉप। कहां पर? शहर कौन सा? बीसलपुर। शहर कौन सा? पशु हत्या पर रोक किसने लगाई? विग्रहराज चतुर्थ। किसने? कब लगाई? एकादशी। कब लगाई? किसके कहने पर? धर्मघोष। किसके? गजनी का खुसरो शाह। गजनी का दिल्ली में तोमर। दिल्ली में। म्लेच्छों का नाश किसने किया? विग्रहराज चतुर्थ। किसने? इन्हीं विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा दिल्ली में एक लेख लगवाया गया था जिसका नाम था शिवालिक स्तंभ लेख। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली में एक अभिलेख लगवाया था जिसका नाम था शिवालिक स्तंभ लेख। और शिवालिक स्तंभ लेख कहां लगवाया था? दिल्ली। कहां पर? दिल्ली। शिवालिक स्तंभ लेख कहां पर? दिल्ली। आपने इंडियन हिस्ट्री कभी पढ़ी होगी तो वहां पढ़ा होगा आपने अशोक मौर्य वंश का। अखंड भारत का पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य से पहले भारत महाजनपदों में बटा हुआ था, और भारत में 16 महाजनपद थे। चेदी, अवंती, पांचाल, अंग, काशी, अस्मा, कंबोज, कुरु, बज्जी, मगध, कौशल, सुरसेन, वत्स, मल्ल, गांधार, मत्स्य, 16 महाजनपद हुआ करते थे। अखंड भारत का पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा अशोक। भारत में सबसे पहले शिलालेखों का माध्यम से शिक्षा का प्रचार करने का श्रेय अशोक को जाता है। और इंडियन हिस्ट्री में अशोक का एक शिलालेख पढ़ोगे, दिल्ली टोपरा अभिलेख। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह शिवालिक स्तंभ लेख जो था यह दिल्ली टोपरा अभिलेख ही था। लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाए कि विग्रहराज चतुर्थ ने कौन सा लेख लगवाया था? शिवालिक स्तंभ लेख। कौन सा? कहां पर? दिल्ली। कहां पर? शिवालिक स्तंभ लेख किसने लगवाया? विग्रहराज चतुर्थ। किसने? कौन सा लेख लगवाया? शिवालिक स्तंभ लेख। कौन सा? कहां पर? दिल्ली। कहां पर?
और ये शिवालिक स्तंभ लेख बोलता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था, दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था। और इस विग्रहराज चतुर्थ को पहला शासक माना गया है जिसने दिल्ली पर अपना अधिकार किया था। पहला चौहान शासक जिसने दिल्ली को अपने अधिकार में लिया था कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। कौन सा लेख बताता? शिवालिक स्तंभ लेख। कौन सा? कहां पर है? दिल्ली। कहां पर? कहां पर? संस्कृत पाठशाला कहां पे थी? अजमेर। कहां पे? किसने तोड़वाई? किसने क्या बना दिया? 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या बनाया? मकबरा मस्जिद। मकबरा मस्जिद। पहला या पांचवा? पहला या पांचवा? निर्माण कितने दिन में? कितने दिन में? किसने कहा? जॉन मार्शल। किसने कहा? मेला किसका? पंजाब साफिर। मेला किसका? कितने दिन का? 2.5 दिन का। कितने दिन का? किसने कहा? पर्सी ब्राउन। किसने कहा? कितने खम्भों का महल? 16। कितने खम्भों का? नक्शा किसने? अबू बकर। नक्शा किसने? पहला फारसी शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ? 2.5 दिन का झोपड़ा। कहां से? बांध कौन सा? बीसलपुर बांध। बांध कौन सा? शहर कौन सा? बीसलपुर। शहर कौन सा? पशु हत्या पर रोक किसने लगाई? विग्रहराज चतुर्थ। किसने? किसके कहने पर? धर्मघोष। किसके कहने पर? कब लगाई? एकादशी। कब लगाई? गजनी का खुसरो शाह। गजनी का। दिल्ली में तोमर। दिल्ली में मिलेच्छों का नाश किसने किया? विग्रहराज चतुर्थ। किसने? कौन सा लेख? शिवालिक स्तंभ लेख। कौन सा? कहां पर? दिल्ली। कहां पर? एक इतिहासकार हुए थे जिनका नाम था किलहॉर्न। एक इतिहासकार थे जिनका नाम था किलहॉर्न। किलहॉर्न ने कहा था कि यह विग्रहराज चतुर्थ बहुत बड़ा विद्वान था। यह विग्रहराज चतुर्थ बहुत बड़ा विद्वान हुआ करता था और यह ऐसे विद्वान हुआ करता था जैसे कालिदास और भवभूति हुआ करते थे। विग्रहराज चतुर्थ ऐसे विद्वान हुआ करता था जैसे विद्वान कालिदास और भवभूति थे। क्वेश्चन पूछा जाए कि विग्रहराज चतुर्थ की तुलना कालिदास और भवभूति से किसने की थी? किलहॉर्न। किसने की? क्वेश्चन पूछा जाए कि विग्रहराज चतुर्थ को कालिदास और भवभूति के समान किसने बताया? किलहॉर्न। या किलहॉर्न ने विग्रहराज चतुर्थ की तुलना किससे की थी? कालिदास भवभूति। किससे की थी? किसने की थी? किलहॉर्न। किसने की थी? किसने की थी? अब बताओ खुद विद्वान था या नहीं था? अरे बोलो। नाटक कौन सा लिखा? कौन सा? भाषा कौन सी? कौन सी? खुद विद्वान था। विद्वानों को अपने दरबार में रखने वाला था या नहीं था? कितने विद्वान थे? 2। कितने? नंबर 1 सोमदेव। नंबर 1। नंबर 2 नरपतिनाल। नंबर 2 विद्वानों को दरबार में रखने वाला था। खुद विद्वान था, विद्वानों को दरबार में रखने वाला था। पढ़ने के लिए पाठशाला बनवाई थी। क्या बनवाई थी? कहां पर? अजमेर। कहां पर? पीने के लिए बांध बनवाया था। बांध बनवाया था। पीने के लिए बांध बनवाया था। प्रतापी भी था। क्या? गजनी के खुसरो शाह को पराजित कर दिया। दिल्ली में तोमरों को पराजित कर दिया। म्लेच्छों का नाश कर दिया। प्रतापी था या नहीं था? विद्वान था। पढ़ने के लिए पाठशाला बनवा रहा है, पीने के लिए बांध बनवा रहा है, विद्वानों को शरण देने वाला है, प्रतापी हुआ करता है, दयालु भी है। पशु हत्या पर एकादशी के दिन रोक लगा दी। लोगों ने बोला यार वाकई में शानदार है यार, वाकई में टॉप हुआ करता है। कई बार नहीं होता, कोई लड़का होता है नंबर 1 का बदमाश, नंबर 1 का खुरापाती। कहीं पर भी गांव में बदमाशी की बात आती है ना, उसका नाम आता है ये करके आया होगा जरूर। कहीं पर भी चोरी चपाटी की बात आती है, उसी का नाम आता है ये करके आया होगा। कहीं पर भी खेलने की बात आती है तो भी उसका नाम आता है इसको ले चलो यार, जिता के ले आएगा, खतरनाक खेलता है। चाहे क्रिकेट है, चाहे वॉलीबॉल है, चाहे बैडमिंटन है, सारी बदमाशी करता है, चोरी चपाटी करता है, खेलने में एक्सपर्ट होता है, और जब रिजल्ट आता है ना तो पहला स्थान लाता है। रिजल्ट आया तो पहला स्थान लेके आया। गांव के बुड्ढे पता है क्या बोलते हैं? भाई साहब ये छोरा सोना है, सोना, कहीं पटक दो इसको, कहीं पटक दो, ऑलराउंडर, हर चीज में ऑलराउंडर हुआ करता है। ऐसे हुआ करता विग्रहराज चतुर्थ। खुद विद्वान था, विद्वानों को शरण देने वाला था, पढ़ने के लिए पाठशाला बनवा रहा था, पीने के लिए बांध बनवा था, प्रतापी हुआ करता था, दयालु हुआ करता था। इस कारण से विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को चौहान वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है।
चौहान वंश का स्वर्ण काल किसका काल है? विग्रहराज चतुर्थ। किसका? विग्रहराज चतुर्थ के शासन काल को चौहान वंश का स्वर्ण काल कहते हैं। जबकि एक बार मैंने आपको पहले बताया था चौहान वंश का साम्राज्य निर्माण काल अजयराज। साम्राज्य निर्माण काल किसका? अजयराज। स्वर्ण काल किसका? विग्रहराज चतुर्थ। स्वर्ण काल किसका? फटाफट बोल के सुनाइए। आज का आज ही लिखाऊंगा, कल मेरे को भाई बोल रहा था गुरुजी परसों सेम डे लिखा दिया करो, क्योंकि घर पे जाके रिवीजन करने के लिए थोड़ा सा मौका मिल जाता है। विग्रहराज चतुर्थ को क्या बोलते हैं? बीसल देव। क्या बोलते हैं? नाटक कौन सा? नाटक कौन सा? भाषा कौन सी? भाषा कौन सी? किससे प्रभावित होकर त्रातार्जुनीयम किससे किसकी थी? भारवी। किसकी? किसकी? कथा किसकी? कथा किसकी? आधा हिस्सा कहां पर? 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर? आधा कहां पर? इंग्लैंड। कहां पर? शहर कौन सा? कौन सा? स्मारक किसका? किसका? अब सबको बोलना है। दरबार में कितने विद्वान? कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2 सोमदेव की, सोमदेव की, नरपति नाल की, नरपति नाल की। ललित विग्रहराज में कौन सी रानी? कौन सी? बीसलदेव रासो में, बीसलदेव रासो। भाग कितने? भाग कितने? रस कौन सा? रस कौन सा? भाषा कौन सी? कौन सी? चौहान वंश की राजनीतिक जानकारी कौन सी पुस्तक? बीसलदेव रासो। कौन सी? उपाधि कितनी? 2। कितनी? नंबर 1 कवि बांधव, नंबर 1, नंबर 2 कंठाभरण, नंबर 2 कवि बांधव किसने कहा? किसने कहा? पुस्तक कौन सी? कौन सी? संस्कृत पाठशाला कहाँ पे थी? कहाँ पे? किसने तुड़वाई? किसने तुड़वाई? क्या बनाया? क्या बनाया? मकबरा या मस्जिद? मकबरा या मस्जिद। पहला या पांचवा? पहला या पांचवा? निर्माण कितने दिन में? निर्माण कितने? किसने कहा? किसने कहा? मेला किसका? मेला किसका? कितने दिन का? कितने दिन का? किसने कहा? किसने कहा? कितने खम्भों का महल? कितने खम्भों का? नक्शा किसने? अबू बकर। नक्शा किसने? राजस्थान का पहला फारसी शिलालेख कहां से? 2.5 दिन का झोपड़ा कहां से? बांध कौन सा? बीसलपुर बांध। बांध कौन सा? कस्बा कौन सा? बीसलपुर। कस्बा कौन सा? पशु हत्या पर रोक किसने लगाई? किसने? कब लगाई? कब लगाई? किसके कहने पर? धर्मघोष। किसके? गजनी का खुसरो शाह। गजनी का। दिल्ली में, दिल्ली में मिलेच्छों का नाश किसने किया? किसने किया? लेख कौन सा? शिवालिक स्तंभ लेख कौन सा? कहां पर? दिल्ली। कहां पर? किलहौर ने तुलना किससे की? कालिदास भभूति। किससे की? कालिदास और भभूति से तुलना किससे की? किलहौर। किसने की? चौहान वंश का स्वर्ण काल किसका? विग्रहराज चतुर्थ। किसका? साम्राज्य निर्माण काल अजयराज। साम्राज्य निर्माण काल सबको बोलना है। विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में कितने विद्वान? कितने? अपनी अपनी मैया की सौगंध नहीं बोलेंगे तो विद्वान कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2 सोमदेव की कौन सी? ललित विग्रहराज। सोमदेव की। नरपति नाल की, नरपति नाल की। ललित विग्रहराज में कौन सी रानी? कौन सी? बीसलदेव रासो में। बीसलदेव रासो। भाग कितने? भाग कितने? रस कौन सा? रस कौन सा? भाषा कौन सी? भाषा कौन सी? चौहान वंश की राजनीतिक जानकारी कौन सी पुस्तक? कौन सी? उपाधि कितनी? 2। कितनी? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2 कवि बांधव किसने कहा? जयानक भट्ट। किसने कहा? जयानक भट्ट की कौन सी पुस्तक? कौन सी? बांध कौन सा बनवाया? बांध कौन सा? शहर कौन सा? शहर कौन सा? संस्कृत पाठशाला कहां पर? कहां पर? किसने तुड़वाई? किसने? क्या बना दिया? क्या बनाया? मकबरा या मस्जिद? मकबरा या मस्जिद। पहला या पांचवा?
पहला या पांचवा? निर्माण कितने दिन में? निर्माण कितने? किसने कहा? किसने कहा? किस बाबा जी का मेला? किसका? किसने कहा? हाँ, किसने कहा? किसने कहा? कितने खम्भों का महल? कितने? नक्शा किसने बनाया? अबू बकर। नक्शा किसने? राजस्थान का पहला फारसी शिलालेख कहां से? कहां से? गजनी में किसको पराजित किया? गजनी में? दिल्ली में? दिल्ली में मिलेच्छों का नाश किसने किया? विग्रहराज चतुर्थ। किसने? किलहौर ने विग्रहराज चतुर्थ की तुलना किससे की? कालिदास और भभूति। किससे की? शिवालिक स्तंभलेख कहां पर? दिल्ली। कहां पर? किस शासक के काल को चौहान वंश का स्वर्णकाल कहते हैं? किसका? चौहान वंश का साम्राज्य निर्माण काल? अजयराज। साम्राज्य निर्माण काल लिखो एक बार। कल कहां तक लिखा है बताना। अच्छा, कमेंट्स हैं। गुड मॉर्निंग जी। सर आप अभिज्ञान में पढ़ाते थे? जी बिल्कुल पढ़ाता सर। जी बिल्कुल प्रियंका जी।
ओके। कर लेना आप लोगों ने।